आज का वीडियो शुरू करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। तो सुनना आप। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको पता है कि इसे श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था, और ये पंक्तियां बिल्कुल 100% यार ट्रुथ है। मैं भी आपको उसको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या इसका मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा योगदान रहा। अब आपको बता देता हूँ, मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2020 से सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर हुआ है। और मैं बता दूं, ये मेरी फैमिली में पहली जॉब है, और मेरे गांव में जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में ये पहली जॉब है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि जब आप इस तरह की जॉब निकालते हो। और बता दूं कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, और मैंने ये एसएससी सीजीएल 2020 वाली नौकरी घर में रह करके पूरी सीजीएल की पढ़ाई की है, और यहीं से मैं सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो जो मेरा इसकी यात्रा थी, या इसकी जर्नी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांव तक सीमित थी, ये बहुत पहले से होके आई थी। तो उसी को मैं कुछ पल बताता हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ, तो 2015 में मेरा 2015 में अगर 12th पास मैंने किया था, और उसी समय मैंने आईआईटी जेई का पेपर डाल दिया था, जैसे काफी सारे लोग करते हैं। तो मैंने आईआईटी जेई दिया सिर्फ 12th पास करके। तो आपको भी पता है कि 12th पास करने से आईआईटी जेई थोड़ी निकलता है। तो मैं उसमें एक बार डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर देन मैं 2016 में कानपुर चला गया, और वहाँ पे मैंने कानपुर में 1 साल कोचिंग की है, और उसमें भी मैंने डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, बिकॉज मैंने वहाँ पर कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन मैं हिंदी माध्यम था, इंग्लिश बिल्कुल भी आती नहीं थी, तो शुरू में तो बहुत संघर्ष हुआ। तो मैं उसमें भी बिल्कुल बाहर हो गया। फिर देन मैं वापस अपने जो मेरा होम वाला शहर है, क्योंकि मेरे गांव का नाम तो बरबई है, और महोबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने वहाँ से बीएससी करी है, और इसके साथ साथ मैं वहाँ पे बीएससी भी करता रहा, और मैं होम ट्यूशन भी वहाँ पे मैंने किया है। और मैंने होम ट्यूशन में ठीक ठाक रुपए मैंने कमाए, क्योंकि मैं 3 से 4 कोचिंग पढ़ाता था, मतलब होम ट्यूशन। और मैंने घर से कभी खर्च नहीं लिया है। आईआईटी जेई की कोचिंग के बाद मैंने खुद अपना खर्च मैंने सोलली यहाँ पे चलाया है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं बीएससी में कोचिंग भी करता था, और बीएससी में मैंने एसएसबी के 2 एग्जाम भी दिए थे। तो मैंने पहले एनडीए का एग्जाम दिया, मैं एनडीए के एग्जाम में भी फेल हो गया। फिर आपको पता होगा कि कुछ नेवी की भर्ती आती है, नेवी और आर्मी से, जिन्हें टेस 36 करके बोलते हैं, जिनमें से आपका सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो मेरा एसएसबी इंटरव्यू हुआ था, एक बार नेवी का हुआ था। तो मैं विशाखापट्टनम गया, और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पर मैं स्टैमरिंग करता था। तो स्टैमरिंग करने की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। मैं बता दूं कि जब मैं लगभग 5 साल का था, मेरी माँ ऐसा बताती है, मैं तब से हकला रहा हूँ। ठीक है, तो इस कारण मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। मैंने इसलिए थोड़ी सा यूट्यूब में वीडियोज बनाना भी शुरू किया है। तो वहाँ से मुझे बाहर कर दिया गया। फिर देन मैंने एक एसएसबी इंटरव्यू और दिया। मैं बता दूं, एसएसबी इंटर ये फोर्सेस के लिए होता है। फिर मैंने आर्मी का दिया था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं बोल पाया, और यहाँ पर भी मुझे सीधा बाहर कर दिया गया। तो मैं 2 बार एसएसबी में भी फेल हुआ हूँ। इसके बाद मैंने कोस्ट गार्ड का भी पेपर डाला था, मैं कोस्ट गार्ड में भी सीधा बाहर हो गया था। फिर देन बीएससी मैंने आरआरसी ग्रुप डी 2018 का पेपर हुआ था। मैंने पेपर को तो क्वालिफाई किया था, लेकिन इसकी रनिंग में मैं फिर डिस्क्वालीफाई हो गया था, बिकॉज ऑफ मुझे सांस की कुछ बीमारियां थी, जिस वजह से मैं दौड़ नहीं पाया। उसी समय एएलपी टेक्नीशियन और लोको पायलट का फॉर्म भी आया था, जिसमें मैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल था, और मैं टेक्नीशियन में भी मैं फेल हो गया था। राइट। फिर देन मुझे एसएससी के बारे में तब बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। बीएससी का मेरा आखिरी ही था सर, मेरा लास्ट ईयर था। और तब एक दोस्त ने बताया कि तुम एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल दो, सरकारी रिजल्ट पे आता था। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैंने ओनली इसका फॉर्म फिलअप कर दिया था, और इसका मैंने पेपर भी जाके मैं दे आया था। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 में मेरे 75 रहा मार्क्स थे, और नॉर्मलाइज मार्क्स 96 थे, और मैं प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर देन वापस मैंने एसएससी सीएचएसएल 2019 दिया, और एसएससी एमटीएस 2019 दिया। तो एसएससी सीएचएसएल में मैं एक बार फिर से प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन एसएससी एमटीएस में मैंने प्री क्वालिफाई किया। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसको दिया। फिर इसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, मैं उससे बाहर हो गया। मेरे 79 मार्क्स थे एसएससी एमटीएस में। फिर मैंने एसएससी सीएचएसएल 2020 दिया, एसएससी एमटीएस 2020 वाला दिया, एसएससी सीजीएल 2020 वाला दिया। सॉरी, एक चीज बता दूं, मैं एसएससी सीजीएल 2019 का भी मैंने दिया था,
जिसमें मैंने प्री क्वालीफाई किया था। प्री की कट ऑफ 133 गई थी और मेरे 135 नंबर थे, लेकिन मैं मेंस में उतने नंबर नहीं आए, तो मैं फिर से मुझे टियर 3 भी देने को नहीं मिला था। लेकिन मैंने 2020 में मैंने एसएससी एमटीएस भी निकाला, एसएससी सीजीएल निकाला है, एसएससी सीजीएल का मैंने प्री क्वालीफाई किया था और मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया, लेकिन जब लास्ट में अभी इसका आया था रिजल्ट कुछ समय पहले, मैं इसमें भी बाहर हो गया। तो मेरे एमटीएस में इस बार 85.31 मार्क्स थे, एसएससी सीजीएल में 529.37, कुल 700 में थे, जिसमें मुझे सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और एसएससी एमटीएस का मैंने डीवी छोड़ दिया है, बिकॉज जो मुझे पता था मुझे एक पोस्ट मिल जाएगी और किसी एक की पोस्ट में खा जाऊंगा, तो मैं किसी की पोस्ट खाना नहीं यार चाहता था। सिंपल सा बात है, मुझे पता है कि एक नौकरी की अहमियत कितनी होती है और हम कहाँ से आए हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक की जर्नी बहुत फास्ट वे में आपको मैंने बताई है, क्योंकि ज़्यादा मैं समय लेना नहीं चाहता। तो जो मैंने लाइन पहले आपको बोली थी कि असफलता एक चुनौती है, और वास्तव में जब मैंने ये सब शुरू किए थे एग्जाम, मैंने लगभग 3 2 5 लगभग 5 या 6 एग्जाम आपको अभी मैं काउंट करा चुका हूँ, मैं जिसमें डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि 2020 में ही मैंने यूपीएसआई का एग्जाम भी मैंने किया था अप्लाई, और जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। इसके अलावा जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भी आया था और एनटीपीसी 2019 का फॉर्म भी आया था, जिसका पेपर अभी हाल में हुआ है। तो मेरे आरआरसी ग्रुप डी का भी मैंने एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 78 पॉइंट में कुछ मार्क्स हैं, लेकिन मैं इसका अब जो पेट है वो तो मैं नहीं देने वाला। और एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में मैं सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 के लिए तब एलिजिबल था जब ये फॉर्म आया था। तो मेरे लेवल 2 में 90 मार्क्स हैं और मेरे लेवल 3 में 84.66 मार्क्स हैं। तो ये होती है जब आप बहुत ज़्यादा सारा पढ़ लेते हो। तो ये जो पढ़ाई शुरू की गई थी, ये 2016 से की गई थी, भले ही वो किसी और रूप में मैंने इसको किया था, लेकिन ये धीरे-धीरे 2020 तक आते हुए एक ना जो पढ़ाई का एक पूरा बड़ा सा मानो कि तोप बन गया था। आदमी के तो जब आप छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ते हो, भले ही उस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन कहीं न आपका माइंड तो डेवलप हो रहा है लगातार। तो ये जैसे बहुत से अब जैसे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि तुमने एसएससी सीजीएल कितने टाइम में क्वालीफाई कर लिया? तो मैं बोलता हूँ कि मुझे मोस्टली कितने 1.5 साल लगे, क्योंकि जब मैंने एसएससी सीजीएल 2019 दिया था या अगर सीटीएसएल दिया था, एमटीएस, तब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बहुत कम पढ़ा था, मतलब किसी टीचर से तो बिल्कुल नहीं मैंने पढ़ा था, और मैंने टीचर से रीजनिंग जी की तो आज तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, लेकिन मैंने सीजीएल 2020 को सीरियसली पढ़ा था, और इसके लिए मैंने सीजीएल 2020 के लिए जो मैंने पढ़ाई शुरू की थी, ये लगभग अप्रैल में की थी, दिसंबर में फॉर्म आया था। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 1.5 महीने में सीजीएल निकाल लिया था। लेकिन ये बात कहीं न कहीं इतनी तो सच नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ाई शुरू की थी, वो आपने बहुत पहले शुरू की थी। भले ही वो आरआरसी ग्रुप डी के लिए थी या एनटीपीसी के लिए थी या किसी और एग्ज़ाम के लिए थी, लेकिन पढ़ाई तो लगभग वही थी। तो मैथ कहीं न कहीं आपकी छोटी-छोटी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई, जब इसमें आ पाए, तो थोड़ी आपने और अच्छी कर ली। तो वही चीज़ होती है कि कोई यूट्यूब पे आके झूठ-चाट जितना बोल ले कि मैंने 6 महीने में एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिया, ये क्रैक कर लिया, वो क्रैक, लेकिन वो पढ़ाई एक्चुअली बहुत पहले की उसकी होती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा कोई भी आके 6 महीने में ऐसे सीजीएल क्रैक करके ले जाए, ठीक है? क्योंकि जो आपने पढ़ाई की, वो आपने बहुत पहले से करी है, राइट? तो ये थी दोस्तों मेरी जर्नी, जो मैंने इतनी ज़्यादा तय करी है, और यकीनन है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। और ऐसे बहुत सारे भाई हैं कि जो गाँव में रहते हैं, यार गाँव से गाँव में पढ़ते हैं और गाँव से पढ़ के ऑनलाइन जॉब लेते हैं। संघर्ष उनकी भी लाइफ में होता है, सबका संघर्ष अपना है। जो मेरा संघर्ष रहा है, सबसे ज़्यादा जो मेरा संघर्ष रहा है, वो मेरा रहा है स्टैमरिंग के प्रति, जो मैं अकलाता था। क्योंकि अब तो मैं काफ़ी बोल लेता हूँ, जो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत कहीं अड़ता हूँ। एक टाइम पे जब मैं क्लास 8th 9th में था या 10th में था, तब मैं अपनी अटेंडेंस भी नहीं बोल पाता था। मैं सिर्फ़ खड़ा होता था और मेरा दोस्त यस सर या यस मैम करके बोला करता था। आज भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, सिर्फ़ यूट्यूब के सामने बोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता है। लोगों से आज भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मुझे आज भी स्टेज फ़ोबिया है। बिकॉज़ क्योंकि एक हगलाना ऐसी इस तरह की बीमारी है कि जब आप कहीं भी पब्लिक में बोलते हो और अड़ जाते हो, तो लोग हँसते हैं। तो वो हँसना मेरे माइंड में कहीं न कहीं सेट हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, हमेशा रेटिसेंट रहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा संघर्ष स्टैमरिंग के साथ रहा है, दूसरा संघर्ष फाइनेंशियली भी रही है, क्योंकि पिताजी हमारी मज़दूरी करते रहे। तो पैसा नहीं रहा, इसलिए शायद घर में रहकर मुझे एसएससी सीजीएल ही क्रैक करना पड़ा। वैसे तो लोग पता है कि आपको बाहर जाते हैं, मेरे यहाँ से कानपुर पास में, लोग यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं, लेकिन मैंने घर में रह के ही किया। तो गाइज़,
सबके लाइफ में एक अपनी अलग स्टोरी है, अलग संघर्ष है, लेकिन बस जो मैंने पंक्तियाँ शुरू में बोली थी कि हार मत मानो यार, क्योंकि अगर हार मान गए ना तो वहीं पे रह जाओगे। क्योंकि संघर्ष करोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष करोगे तो भाई मिलेगा। एक ना दिन तो ऐसा होगा जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। आज मेरे गाँव में मेरे बारे में बहुत बातें होती हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हो और यहाँ तक आते हो, तो आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ तो अचीव किया है, जो लोग इतनी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ज़रूर आपके बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी और आप भी क्रैक करोगे, आई होप। और कोई भी अगर क्वेरी है यार, तो भाई पूछ सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन में इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ पे मुझे सीधा कर सकते हो डीएम। मैं अभी फ्री भी हूँ, मैं आपके हर क्वेरी का जवाब दूंगा। जैसे मैं ऑनलाइन नहीं होता हूँ, तो जब आपके आ जाते हैं फिर उसके बाद मैं जब देखता हूँ तब मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला है कि नहीं, अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है तो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, तो करूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि हमें भी पता है कि यार कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी के पास मतलब का तो सरकारी नौकरी है ही नहीं है, ठीक है। ये तो तुम छोड़ो कि मतलब कौन सी जॉब है, और मैंने सीधा लेवल 7 की जॉब पाई है, 46 ग्रेड पे की। तो आई एम प्राउडली से कि दैट यार मैंने मेहनत तो करी है, ठीक है। क्योंकि एक हिंदी मीडियम का लड़का छोटे मोटे स्कूलों से पढ़ के गाँव में